नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट कोर्स का कोर्स वाइज बैचेस चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन एजुचक्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रीमियम या पेड बैचेस के साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट बिना देर किए। आज का पहला जो आप कहेंगे सब्जेक्ट कोड जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कोड है, इसकी बात आज हम करेंगे। नाम है इसका BPYG 171। डायरेक्टली ये हिस्सा होता है दोस्तों कौन से सब्जेक्ट का? फिलोसफी का। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड एथिक्स के बारे में। देखिए नीति शास्त्र, सबसे पहले तो इसी शब्द को आप समझ लीजिए कि नीति शास्त्र का मीनिंग क्या होता है। इसमें दो शब्द हैं दोस्तों, इसको तोड़िए शब्द को। एक है इसमें नीति और दूसरा शब्द है दोस्तों इसमें शास्त्र। तो आप कहेंगे सर नीति शास्त्र का क्या मतलब हो गया? नीति का मतलब तो क्या होता है दोस्तों? नीति का मतलब होता है, आप कह सकते हैं, उचित मूल्य। उचित मूल्य को यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों? नीति कहा गया है ना, कानून जिसे आप कहते हैं। नियति नहीं है ये, एक होता है नियति। नियति तो है जो होना है वो होकर रहेगा, वो नियति होता है दोस्तों, नियति नहीं है ये। यह है नीति। नीति का मतलब क्या है? उचित मूल्य। और शास्त्र का क्या मतलब है दोस्तों? अध्ययन। तो जहां पर हम नीति का अध्ययन करते हैं, सामाजिक आप कहेंगे या फिर जीवन के उचित मूल्यों का अध्ययन करते हैं, जीवन की नीतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नीति शास्त्र। बात समझ में आई? नीति शास्त्र का क्या मीनिंग होता है? नीतियों का अध्ययन करना। लेकिन उनका अध्ययन करके जब हम उन्हें रियल लाइफ में क्या करते हैं दोस्तों? जब हम उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई कर देते हैं, जब हम उनका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो इसे अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र कहा जाता है। अप्लाइड एथिक्स आप इन्हें कह सकते हैं। हाँ, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाला हूँ। ये जो आपके सामने यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा, ये जून 2024 से पेपर से उठाए गए कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट। क्योंकि लेटेस्ट ही क्लास हम आपको हर सेशन में प्रोवाइड कराते हैं। ये क्लास आपके दिसंबर 2024 एग्जाम और जून 2025 एग्जाम के लिए इनफ होगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र क्या होता है? अप्लाइड एथिक्स किसे कहते हैं? तो ये वह शाखा है। लेकिन आपसे पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि सर बताइए, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये किस चीज की शाखा है? तो याद रखें ना, ये दर्शन की शाखा है दोस्तों, फिलोसफी की एक ब्रांच है। किसकी? दर्शन की। तो देखिए वह शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों और नीति शास्त्रीय विचारों को वास्तविक जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास करती है। भाई नीति शास्त्र का मतलब तो सिर्फ क्या होता है? नैतिक सिद्धांत होता है या नीति शास्त्रीय विचार होता है। आपको पता, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ मूल्य, कुछ आदर्श तय कर दिए गए हैं, जिन्हें आप जीवन दर्शन या फिर सामान्य रूप से दर्शन, फिलोसफी ऑफ लाइफ कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब इन्हीं नैतिक सिद्धांतों को, इन्हीं नीतियों को हम क्या करते हैं? अपने दैनिक जीवन में लागू करने लग जाते हैं, अपने जीवन को उनके अनुसार ढालने लग जाते हैं, तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हो आप? अप्लाइड एथिक्स। तो लिखा हुआ है ना कि जब हम नैतिक सिद्धांतों को, ध्यान से समझिए, जब हम नैतिक सिद्धांतों को और हम नीति शास्त्रीय विचारों को वास्तविक जीवन में, मतलब रियल लाइफ के अंदर क्या करने लगे दोस्तों? अप्लाई करने लग जाते हैं, है ना। किस चीज के लिए? अपनी समस्याओं और परिस्थितियों में लागू करने लग जाते हैं। समस्याओं का हम समाधान करने लग जाते हैं दोस्त। क्या करने लग जाते हैं? समाधान करने लग जाते हैं। तो इसे ही आप क्या कहते हैं? अप्लाइड एथिक्स। इसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत समस्याओं, सामाजिक समस्याओं और व्यवसायिक समस्याओं में नैतिक निर्णय लेने में क्या करना दोस्तों? मार्गदर्शन करना। हो सकता है अभी आप व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहे हो? किसी समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वो समस्या आपकी पारिवारिक हो, है ना, चाहे वो समस्या आपके संबंधों में हो रही हो, तो आपको हो सकता है फैसले लेने में बहुत दिक्कत आ रही हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या सही है और क्या गलत है। और जब हम ये फैसला लेने की कोशिश करते हैं ना दोस्तों कि क्या सही और क्या गलत है दोस्तों, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम नैतिक फैसला कहते हैं, जहां पर हम सही और गलत के बीच में अंतर करने की कोशिश करते हैं। और इस फैसले को लेने के लिए, सही और गलत के इस फैसले को लेने के लिए जब हम कुछ नीतियों का क्या करते हैं? एप्लीकेशन करते हैं अपनी रियल लाइफ में, है ना, तो इसे ही क्या कहते हैं? रियल लाइफ में इन सिद्धांतों को लागू करना अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? आप कहेंगे बिल्कुल सर, आगे बता दीजिए, आगे चलिए। नीति शास्त्र की प्रमुख शाखाएं क्या क्या है दोस्तों? तो अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र अलग अलग क्षेत्रों में लागू होता है। देखिए सबसे पहला मेडिसिन की फील्ड। मेडिसिन की फील्ड में पहला नीति शास्त्र ये कहता है कि जो रोगी है उन्हें गोपनीयता उनकी बनाए रखें। भाई जरूरी थोड़ी है, कोई व्यक्ति को कोई बीमारी है
है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्पेशली, चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपसे कहता हूँ, किसी व्यक्ति को कोई सेक्सुअल डिजीज है, कोई गुप्त रोग है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरे मोहल्ले में या फिर पूरे हॉस्पिटल में उसकी चर्चा करने लग जाए। नहीं, व्यक्ति को या रोगी के रोग को क्या रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। मृत्यु दया का नैतिक पहलू दोस्तों, यूथनेशिया आपने सुना होगा, इच्छा मृत्यु दोस्तों जो है ये भी नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। अंग प्रत्यारोपण, गर्भपात जैसे मुद्दे ये भी नीति शास्त्र में, क्योंकि किसी किसी संस्कृति में गर्भपात को क्या माना गया है दोस्तों, गलत माना गया है। ये हत्या जैसा ही तो होता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से गर्भपात भी कराना कई बार उचित मान लिया जाता है। तो विभिन्न संदर्भों में कोई कार्य अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। फैसला लेने में हमारी मदद कौन करेगा, अनुपयुक्त नीति शास्त्र। अगर हम बिजनेस फील्ड की बात करें तो व्यापार में ईमानदारी और पारदर्शिता ये कौन लेके आएगा, नीति शास्त्र। श्रमिक अधिकार, आपको पता है आजकल हर कंपनी लेबर्स को कुछ अधिकार देती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, काम करने की अच्छी कंडीशन, लेबर को कुछ बोनस वगैरह सब देते हैं, यही नीति शास्त्र है। पर्यावरण और उपभोक्ता के प्रति व्यापारिक जिम्मेदारी दोस्तों, ये भी जरूरी है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा नुकसान इंडस्ट्री एरिया ही पर्यावरण को पहुंचा रहा है। तो हम पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहें, ये भी नीति शास्त्र हमें सिखाएगा बिजनेस की फील्ड में। पर्यावरण की फील्ड में देखिए नीति शास्त्र का क्या इस्तेमाल होता है। पर्यावरण संरक्षण हमें सिखाता है, विकास के बीच संतुलन सिखाता है, जैव विविधता और प्रकृति के प्रति मानव का कर्तव्य हमें समझाता है कौन, एनवायरमेंटल एथिक्स। फिर आता है सोशल एथिक्स, ये क्या है, ये हमें सिखाता है कि लैंगिक समानता होनी चाहिए, महिला और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जातिवाद और सामाजिक न्याय, ये कहता है जातिवाद को समाप्त किया जाए, प्रत्येक सामाजिक नागरिक को उसका क्या मिले, हक मिले। मानव अधिकारों का संरक्षण हो, जो ह्यूमन राइट सोसाइटी के अंदर होते हैं वो होने चाहिए, नहीं है तो वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ये सारी ब्रांचेस हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों, एथिक्स का यूज होता है। इट मीन्स यदि हम बात करें दोस्तों एथिक्स की, तो एथिक्स जो है हमारा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हमारा क्या होगा दोस्तों, काम आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। क्लियर, किसी को यहां तक परेशानी तो नहीं, बताइए जल्दी। क्या आपको यहां तक कहानी समझ में आई दोस्त? हाँ, ये अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की बात यहां पर आती है। बढ़िया, आगे चलते हैं, बात करते हैं पर्यावरण नीति शास्त्र की। इस पे अलग से प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है। पर्यावरण नीति शास्त्र क्या होता है? पर्यावरण नीति शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों, नैतिक विचारों और दायित्वों का अध्ययन करती है। कुल मिलाकर पर्यावरण नीति शास्त्र ये कहता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में अपने एथिक्स, अपने मोरल या फिर नैतिक मूल्यों का क्या करें दोस्तों, इस्तेमाल करें। पर्यावरण के क्षेत्र में आप नैतिकता दिखाएं। और पर्यावरण के क्षेत्र में नैतिकता कब होगी? जब आप पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे होंगे, पर्यावरणीय संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर रहे होंगे, पर्यावरणीय प्राणियों, जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे। यही सब सिद्धांत कहलाते हैं पर्यावरणीय नीति शास्त्र, इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, ये किस किस से संबंधित है? ये कहता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उच्चतम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्चतम। उच्चतम का मतलब क्या, या फिर आप कह सकते हैं चिंतनशील। एक अच्छा शब्द मैं आपको देता हूं, पर्यावरणीय संसाधनों का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए? आप कहेंगे सर चिंतनशील प्रयोग होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण किया जाना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण किया जाना चाहिए। जैव विविधता, जिसे आप बायोडायवर्सिटी कहते हैं दोस्तों, जो कि आपको पता है पर्यावरण में पाई जाती है, उस बायोडायवर्सिटी को बनाए रखना है। भविष्य की पीढ़ियों के प्रति क्या करनी है? जिम्मेदारी निभानी है। इसे ही आप क्या कहते हैं, कई बार इसे ही आप सतत विकास कहते हैं। सतत विकास का क्या मतलब है? जब हम वर्तमान पीढ़ी के लोग इस तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन कम ना हो, यही आपका क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इस सतत विकास को भी आप किसका हिस्सा मान सकते हैं? एनवायरमेंटल एथिक्स का। आज के समय सबसे बड़ी एथिकल वैल्यू एनवायरमेंट के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। क्लियर? किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कोई भी। अब देखिए, पर्यावरण नीति शास्त्र के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिन पर ये टिका हुआ है। पहला है मानव केंद्रित दृष्टिकोण, जबकि दूसरा है प्रकृति केंद्रित दृष्टिकोण। दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मानव केंद्रित दृष्टिकोण कहता है कि पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब ये सेल्फिश वाली बात हो गई कि पर्यावरण हमारे लिए बना है, हम पर्यावरण के लिए नहीं बने। तो पर्यावरण का कर्तव्य बनता है कि हमारी सभी आवश्यकताओं को, अच्छी बुरी प्रत्येक आवश्यकता को क्या करे? पूरा करे। इट मीन्स हमारा कोई फर्ज नहीं बनता पर्यावरण को लेके। पर्यावरण का मूल्य केवल तभी होता है, पर्यावरण की वैल्यू ही तभी है जब वो मानव कल्याण में इसका क्या दे? योगदान दे। आलोचना यह है कि यह दृष्टिकोण प्रकृति की स्वतंत्रता, प्रकृति के मूल्यों को पूरी तरीके से मना करता है। ये कहता है प्रकृति कुछ नहीं होती, हम है तो प्रकृति है, यानी कि हमसे ही तुम हो वाली भावना। मानवों से ही प्रकृति का मूल्य है, प्रकृति का स्वयं में कोई मूल्य नहीं होता। जबकि प्रकृति केंद्रित दृष्टिकोण, जिसे इकोसेंट्रिक व्यू कहते हैं दोस्तों, ये क्या कहता है? ये दृष्टिकोण कहता है कि पर्यावरण का अपना एक आंतरिक मूल्य होता है जो मानव उपयोग से क्या होता है? स्वतंत्र है।
प्रकृति में प्रत्येक जीव, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, समान महत्व रखता है। इसने ये कहा कि केवल मानव महत्वपूर्ण नहीं है, प्रकृति स्वयं महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रकृति में मौजूद प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, पौधा, सभी चीज अपने आप में आंतरिक मूल्य रखते हैं। तो उनका क्या होना चाहिए, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या आपको इतनी बात याद रहेगी, बताइए दोस्त जल्दी। तो दोनों सेंट्रिक अप्रोच जो मैंने आपको बताई, एंथ्रोसेंट्रिक है ना दोस्तों, और दूसरी क्या होता है, इकोसेंट्रिक। ये दोनों ही आपकी एनवायरमेंटल एथिक्स में यूज होती हैं। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे जितने मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। एक आता है डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी। यह दर्शन कहता है कि मानव और अन्य प्रजातियों के बीच समानता और परस्पर निर्भरता होती है। ये कहता है कि मानव और अन्य प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। ये पर्यावरण के गहन संरक्षण की बात करता है, गैर आवश्यक उपभोग को पूरी तरीके से मना ही करता है। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति को अगर 1 किलो लकड़ी की आवश्यकता है किसी कार्य के लिए, फिर भी वो 10 पेड़ काटता है जस्ट बिकॉज और पैसा कमा सकूं। अगर आप मान के चलिए लकड़हारा है, उसका घर अगर 2 टन 3 टन लकड़ियां काट के चल सकता है, नहीं, लेकिन वो अमीर बनना चाहता है, वो अंधाधुंध लकड़ियों की कटाई कर रहा है, तो गैर आवश्यक उपभोग हो गया नहीं हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो इसी उपभोग को खत्म करना, प्रकृति का गहन संरक्षण करना, इसे डीप इकोलॉजी कहते हैं। ये भी क्या सिद्धांत है, भविष्य की पीढ़ियों की जिम्मेदारी। और जब हम भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हैं, तो मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड आपका सतत विकास। यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों? आप कहेंगे सर यही हमारा सतत विकास कहलाता है। देखिए क्या सतत विकास, यह दृष्टिकोण मानता है कि हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण छोड़ के हम जाएं। ये क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसे आप किस में रख सकते हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स में रख सकते हैं, कि हम कम से कम प्रदूषण इतना ना कर दें कि आने वाली पीढ़ी जिंदा ही ना रह पाए। अब दिल्ली का हाल देखिए आप, लॉकडाउन चल रहा है प्रदूषण के कारण, क्या आने वाली पीढ़ी पर इसका सही प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं सर। प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन से क्या होता है दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम क्या करें, इसका उल्लंघन करें, कोशिश करें कि हम कहीं ना कहीं अत्यधिक दोहन ना करें। समझ में आया दोस्तों? इसका उल्लंघन नहीं करना है, इस जिम्मेदारी का उल्लंघन नहीं करना। उल्लंघन करना भी है तो किस चीज का करना है, कि हम अत्यधिक दोहन करेंगे, इस चीज का उल्लंघन कर दो। बात समझ में आई? हाँ, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आवश्यकता अनुसार करना है। अगर आपको ज्यादा की आवश्यकता पड़ रही है तो कीजिए, लालच के कारण, स्वार्थ के कारण या विकासात्मक गतिविधियों का तर्क देकर आप अत्यधिक संसाधनों का दोहन करने की अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन नहीं करेंगे। क्लियर दोस्त? क्या आपको बात समझ में आई? यहां तक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स थे ये भी। एक आता है आपका बायोएथिक्स, जिसे आप जैव नीति शास्त्र कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी नीति शास्त्र की शाखाएं चल रही हैं। देखिए, ये नीति शास्त्र की वह शाखा है जो जैविक और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नैतिक मुद्दों का अध्ययन करती है। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है बायो। बायो मतलब जो जैविक और चिकित्सा विज्ञान से क्या हो, संबंधित हो। क्योंकि आपको पता है मेडिसिन के फील्ड में, डॉक्टरी की फील्ड में, चिकित्सा की फील्ड में भी क्या होता है, ढेर सारे नैतिक मुद्दों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। वो सारे नैतिक मुद्दे हम कहां पर पढ़ते हैं, बायोएथिक्स में पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि नैतिक सिद्धांतों को और मूल्यों को, है ना, जीवन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों का समाधान करने में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बार बार आप देखना, एक डॉक्टर को समय समय पर क्या करने पड़ते हैं, बहुत से नैतिक फैसले लेने पड़ते हैं। मेडिसिन की फील्ड में बहुत सारे नैतिक फैसले लिए जाते हैं, कुछ नैतिक सिद्धांतों पर वो आधारित होते हैं। वो किसके माध्यम से लिए जाते हैं, बायोएथिक्स के माध्यम से लिए जाते हैं दोस्तों। यह क्षेत्र विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र और कानून को जोड़ते हुए मानवीय और गैर मानवीय जीवन के प्रति जिम्मेदारी को समझने में हमारी मदद करता है। मतलब क्या है, ये जो बायोएथिक्स है ना, इसका रिलेशन साइंस से भी है, फिलोसफी से भी है, सोशियोलॉजी से भी है और कानून से भी है। क्यों? जब ये सारे विषय आपस में मिलकर काम करते हैं तभी एक बेहतर चिकित्सक यानी डॉक्टर का निर्माण करते हैं। इसलिए बायोएथिक्स की नॉलेज भी डॉक्टर को दी जाती है, क्योंकि कई बार केवल मेडिसिन से काम नहीं चलता, कई बार उसे भी नैतिक फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, मूवीज में कहते हैं कि हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं, या तो बेबी को या फिर मदर को। तो वहां पर जो नीति शास्त्र ही काम आता है डॉक्टर का, है ना। डॉक्टर भले ही पूछता है कि हमें क्या करना है परिवार से, लेकिन फिर भी डॉक्टर बहुत ज्यादा जो सलाह देता है कई बार कि ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग ही देता है। देखिए इसकी परिभाषा समझिए। जैव नीति शास्त्र अध्ययन करता है जो स्वास्थ्य देखभाल, जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान यानी रिसर्च, पर्यावरण से संबंधित नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण करता है। क्योंकि आपको पता है, अगर
जैव नीति शास्त्र ना हो तो हो सकता है मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज्यादा आप क्या लगे गड़बड़ी होने लगे। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वही हमें अगर दूसरा जीवन देता है तो डॉक्टर ही दे पाता है ना। पहला जीवन देना तो ईश्वर का कार्य है, लेकिन दूसरा जीवन जब भी हमें जीवन में मिलता है तो वो क्या कौन देता है? डॉक्टर देता है। यदि वो कुछ सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा तो ऐसे कंडीशन में स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान इसका कोई फायदा नहीं होगा। कहीं ना कहीं क्या होगा, चिकित्सा व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसका काम क्या होता है? जैव नीति शास्त्र का मानव जीवन को बनाए रखना, पशुओं के अधिकारों की रक्षा करना, पर्यावरण में स्थिरता लेकर आना, वैज्ञानिक प्रगति लेकर आना, इन सबों में संतुलन बनाने का काम कौन करता है? जैव नीति शास्त्र। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं जब नैतिक सिद्धांतों का इस्तेमाल चिकित्सा के फील्ड में या फिर जैव विज्ञान की फील्ड में किया जाता है, बायोलॉजी की फील्ड में किया जाता है, उसे हम जैव नीति शास्त्र कहते हैं। कहते नहीं एनवायरमेंट के साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जैसा अभी कोरोना पैदा हुआ था, जस्ट बिकॉज क्योंकि किसी डॉक्टर ने किसी साइंटिस्ट ने बायो एथिक्स का यूज नहीं किया, उसने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की कि एक नए वायरस को जन्म दिया, है ना। ये नहीं मेरे को पता कि कौन था, पर जो भी था कोई इंसान ही रहा होगा। मानते नहीं मानते आप? बिल्कुल। चलिए दोस्त आगे चले। जैव नीति शास्त्र समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। इच्छा मृत्यु इंग्लिश में कहते हैं इच्छा मृत्यु को दोस्तों क्या कहते हैं? इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया। चलिए दोस्त यहां तक बात आपको समझ में आई। अब मैं बात करता हूं आपसे यूथेनेशिया के बारे में। देखिए आत्महत्या और यूथेनेशिया में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक होता है सुसाइड, है ना दोस्तों। सुसाइड क्या होती है? सुसाइड का क्या मतलब होता है? सुसाइड का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है मृत्यु, जो कि गैर कानूनी मानी जाती है। रीजन क्या है दोस्तों? हम अपने किसी व्यक्तिगत सामाजिक कारण के कारण क्या करते हैं? अपने देह को त्यागने का प्रयास करते हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या होता है? गैर कानूनी होता है। इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों? इसे आप सुसाइड यानी कि आत्महत्या कहते हैं। इसे गैर कानूनी माना गया है। ये सामाजिक नैतिक किसी भी रूप में सही नहीं ठहराई जा सकती। क्यों? क्योंकि इसमें एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति क्या करता है? एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति जिसे मरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना करने के कारण, इमोशनल इनस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है? वो सुसाइड का रास्ता अपना लेता है। ये सरासर गलत है ना। ये प्रकृति के नियमों का, ईश्वर के नियमों का क्या है? अपमान है दोस्तों। ये उन माता पिता का अपमान है जिन्होंने आपको पाला है। तो सुसाइड तो एक अलग चीज होती है दोस्तों, नेगेटिव चीज। लेकिन यूथेनेशिया जो है दोस्तों, यूथेनेशिया को आप नीति शास्त्र में जरूर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक देखिए नैतिक सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, याद रखिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बीमारी ऐसी है, दुनिया में ऐसी ढेर सारी बीमारियां हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पूरी जीवन जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक उस व्यक्ति को दर्द झेलना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसे दर्द से मुक्ति देने के लिए इच्छा मृत्यु का क्या किया गया है दोस्तों? कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसे आप यूथेनेशिया कहते हैं, जिसे मरने का अधिकार कहते हैं दोस्तों। एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है ना दोस्त। इसका अर्थ यह है कि गंभीर बीमारी या फिर असहनीय पीड़ा से गुजर रहे किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से जानबूझकर मृत्यु देना। ठीक है दोस्तों। भाई कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजर रहा है, हालांकि ये मुद्दा आज भी विवादास्पद बना हुआ है, क्योंकि मानवता इसे एक्सेप्ट नहीं करती किसी व्यक्ति का जीवन छीन लेना। लेकिन मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है इच्छा। यहाँ पर व्यक्ति की स्वयं की जब इच्छा होगी तब उसे मृत्यु दी जाती है। ये आमतौर पर तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की बीमारी क्या हो दोस्तों? लाइलाज हो, है ना। किसी व्यक्ति की बीमारी ऐसी हो कि उसका इलाज नहीं हो सकता, जीवन केवल शारीरिक और मानसिक कष्ट बनकर रह जाए। समझ में आया? यानी जीवन में कोई सुख का तो मतलब है ही नहीं, जीवन जीना भी क्या हो जाए? कठिन हो जाए, तब इच्छा मृत्यु का आप कहेंगे अधिकार मिलता है। इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से चिकित्सा सहायता द्वारा क्या देना दोस्तों? क्या करना? जीवन समाप्त करने की प्रक्रिया। देखिए दो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, एक तो सहमति, दूसरा चिकित्सा सहायता के माध्यम से। सहमति के माध्यम से और चिकित्सा सहायता मेडिसिन की फील्ड में। क्यों? ताकि उसकी व्यक्तिगत पीड़ा क्या हो सके? समाप्त हो सके। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही कम दर्द के साथ मृत्यु देने की प्रक्रिया है ना, बहुत शांति से तरीके से। बात समझ में आई? इसे इच्छा मृत्यु आप कहते हैं, यूथेनेशिया कह देते हैं इसे। ठीक है दोस्तों। इच्छा मृत्यु कई प्रकार की आपकी होती है मेनली। तो देखिए जैसे इसमें सक्रिय इच्छा मृत्यु है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, स्वैच्छिक है और अस्वैच्छिक है दोस्तों। ये आपको समझनी होगी।
सक्रिय क्या होती है, इसमें किसी घातक दवा या फिर प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को मृत्यु दी जाती है। घातक दवा के माध्यम से, जैसे इंजेक्शन दे दिया दोस्त, सक्रिय एक्टिव यूथेनेशिया, पता होगा सामने वाले को कि इंजेक्शन दिया जा रहा है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है दोस्तों, इसमें जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर, दवाइयां, अन्य प्रक्रियां बंद कर दी जाती हैं दोस्तों, ये पैसिव होता है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो आपको पता है भाई किसी रिसोर्स के माध्यम से, किसी सोर्स के माध्यम से करना। बिना रिसोर्स के क्या करना, वेंटिलेटर्स का क्या होना, कम कर देना, दवाइयों का धीरे धीरे कम कर देना, अन्य प्रक्रियाएं बंद कर देना दोस्तों, जिसे आप कहते हैं जीवन रक्षक उपकरण जो होते हैं उन्हें हटा देना। फिर आता है स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, जब व्यक्ति खुद अपनी मृत्यु के प्रति क्या हो, सहमति जताता हो। जबकि अस्वैच्छिक क्या होता है, जब व्यक्ति निर्णय लेने की स्थिति में हो ही ना, मान लीजिए कोमा की स्थिति में है, तो परिवार या डॉक्टर उसके लिए क्या करते हैं, फैसला लेते हैं। बात समझ में आई मैंने क्या कहा यहाँ पर। अब अस्वैच्छिक का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी इच्छा ही नहीं पूछ रहे, वो इच्छा बताने लायक ही ना हो, कोमा में हो, है ना। अब कोमा का ये होता है जाग जाए तो अगले दिन जाग जाए, ना जागे तो सारी जिंदगी ना जागे दोस्त, तो वो चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? क्या आपको इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये सवाल भी जून 2024 के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका व्यवसायिक नीति शास्त्र। ये भी नीति शास्त्र की एक ब्रांच है जो कहती है कि नैतिक मुद्दों का इस्तेमाल आपको बिजनेस के फील्ड में भी करना चाहिए। व्यवसायों में बिजनेस में अपनी नैतिकता और मूल्य से संबंधित एक शाखा है। यह व्यापारिक प्रक्रियाओं और निर्णयों को नैतिकता की तरफ लेके जाती है, क्योंकि आपको पता व्यापार में बेईमानी एक चुटकी में हो सकती है, व्यापार में धांधली एक चुटकी में हो सकती है, लेकिन व्यापार को, बिजनेस को भी नैतिकता की तरफ लेकर जाना, इसे व्यावसायिक नीति शास्त्र कहते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय केवल लाभ अर्जित करने पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं जो बिजनेस प्रॉफिटेबल है दोस्तों वही बिजनेस सही है, ये सही नहीं है। कई बार आपको ये देखना पड़ता है कि सोशल वेलफेयर के लिए है या नहीं है। जैसे स्पेशली भारत में आप देखिए टाटा ग्रुप की बात करें तो उसने हमेशा ये प्रयास किया है कि बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण भी हो दोस्तों, जहां पर समाज का ध्यान रखा जाए, जिस बिजनेस में पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, कर्मचारियों का और उपभोक्ताओं सभी का ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में व्यवसायिक नीति शास्त्र अप्लाई हो रहा है। दुनिया में ऐसे ढेर सारे बिजनेस हैं जो सिर्फ प्रॉफिट पर टिके हैं, है ना। जैसे गुटखा बेचने वाले लोग सामान्यतः आप देखेंगे तो वो नीति शास्त्र का पालन नहीं करते। ये उन नीति शास्त्रों को और उन नीतिक आप कहेंगे मानकों को दिखाता है जो व्यवसाय में समाज और उसके हितधारकों के साथ नैतिक जिम्मेदार तरीके से कार्य करे। कहने का मतलब यह है जब बिजनेस फील्ड में दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्य और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा, इसे ही आप व्यवसायिक नीति शास्त्र कहते हैं, है ना। बिजनेस एथिक्स आप इसे कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्लास मैंने आपको यहाँ पर दी। ऐसी क्लासेस के लिए आप हमारा एजुचक्र एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको मिलेगा फुल बैच। डाउनलोड करना ना भूलें और वेट करें अपने कोर्स लॉन्च का। धन्यवाद दोस्तों।